हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक होगा डायूरेटिक्स पे। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? जो यूरिन के थ्रू सोडियम और H2O का मैक्सिमम लॉस करवाएं, यानी कि कॉज लॉस ऑफ सोडियम एंड H2O इन यूरिन। और एक होते हैं एक्वारेटिक। ये जो एक्वारेटिक क्या होते हैं? एक्वारेटिक वो होते हैं जो सिर्फ वाटर का लॉस करवाएं। AQUARETIC एक्वारेटिक। ये किसका लॉस करवाते हैं? वाटर का लॉस ऑफ H2O ओनली। अब जो डायूरेटिक्स जो होती हैं, ये इनके साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से 5 टाइप की बांटी गई हैं। 5 टाइप में होती हैं, जैसे जो ऑल अराउंड फंक्शन रखती हो और जो किसी नेफ्रॉन के किसी डिफरेंट हिस्से पे ही फोकस रखती हो, इस हिसाब से। जैसे पहला है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। पहले यहाँ लिख देते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन। तो पहला आएगा इसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ये जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होती हैं, इसमें जैसे एग्जांपल होता है मैनिटॉल। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के रूप में काम में ली जाए? तो इसकी 4 मेन प्रॉपर्टी होती हैं। ये 4 मेन प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं? जैसे पहली होगी कि ये फ्रीली फिल्ट्रेट होनी चाहिए। पहली इसकी प्रॉपर्टी होगी शुड बी फ्रीली फिल्ट्रेबल। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी कि ये रीएब्जॉर्ब ना हो। पहली होगी कि ये आराम से फिल्ट्रेबल हो, दूसरी होगी कि ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो, क्योंकि जो फिल्ट्रेबल ही नहीं होगी तो काम कैसे करेगी। और रीएब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसका ड्यूरेशन बहुत कम होगा। तो खुद ही रीएब्जॉर्ब हो जाएगी तो ऑस्मोटिक इफेक्ट का क्या फ़ायदा होगा? तो ये क्या होनी चाहिए? शुड नॉट बी रीएब्जॉर्ब्ड। और 2 इसके फंक्शन और होते हैं। जैसे तीसरा होगा, ये केमिकली रिएक्टेबल नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। और 4th इसका फंक्शन होगा शुड एक्सर्ट ऑस्मोटिक इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, शुड एक्सर्ट ऑस्मोटिक इफेक्ट। ये 4 इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की तरह बिहेव करें। इसीलिए इसका यूज़ डिफरेंट ऐसी जगह पे किया जाएगा जहाँ पे ऑस्मोसिस का बेनिफिट हो। जैसे क्या क्या हो सकती है? ग्लूकोमा में इसका यूज़ किया जाता है, सेरिब्रल एडिमा में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे ये काम करती है? इसका सीधा सा फंडा है। जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन में कोई ब्लड वेसल्स जा रही है, ये वाटर फिल्ड न्यूरॉन है। तो माना इधर से आपने मैनिटोल दिया, मैनिटोल के साथ 100 ml H2O जा रहा है, तो इधर से जो ब्लड निकलेगा फाइनली वो होगा 120 ml H2O के साथ। यानी कि ये क्या किया? वाटर को रीअब्जॉर्ब किया इसने। इसीलिए इसका यूज सेरिब्रल एडिमा में किया जाता है। जैसे इसके यूज होंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसका यूज होंगे, पहला होगा ग्लूकोमा, सेकंड होगा सेरिब्रल एडिमा,
सेरिब्रल एडिमा हो गया। थर्ड होगा इंसिपिएंट रीनल फेल्योर। इंसिपिएंट रीनल फेल्योर और एक्यूट रीनल फेल्योर में अंतर होता है। इंसिपिएंट रीनल फेल्योर में क्या केस होता है, जैसे कि ग्लोमेरुलस, इसमें मान लो यहाँ पे 100 ml ब्लड आ रहा है और उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है सिर्फ 50%। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसका कोई भी चीज मतलब ब्लड आया, इसका 50% फिल्ट्रेशन हो रहा है, जबकि होना था इसका 100%। तो अपन क्या करेंगे, उसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जैसे कि मैनिटोल देंगे। तो मैनिटोल के क्या करेगा, ऑल अराउंड बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट जगह से वाटर को ऑस्मोटिकली खींच के किडनी तक लाएगा। तो 100 ml की जगह वो लाया मान लो 200 ml। तो इसका यानी 100 का 50%, मतलब यहाँ 50 ml फिल्टर हो रहा था, उसकी जगह अब इसने लाया 200 ml। तो 200 ml का 50% क्या हो जाएगा, 100 ml। यानी कि जो यूरिन का जो फिल्ट्रेशन था वो अब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यानी कि 50 ml फिल्टर हो रहा था, अब 100 ml फिल्टर हो गया, और होना 100 ml ही था। तो इसी प्रकार ये इंसिपिएंट रीनल फेल्योर में तो काम आती है, लेकिन अगर मान लो अक्यूट रीनल फेल्योर हो, अक्यूट रीनल फेल्योर का मतलब यानी कि यहाँ पे 100 ml आया और इसका 0% फिल्टर हो रहा हो, 0% फिल्टर हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे अक्यूट रीनल फेल्योर। यानी इसमें अगर आपने मैनिटोल दिया उस पेशेंट को, तो अगर यहाँ पे कलेक्ट होके टोटल 200 ml भी ब्लड आया, फिर भी इसका फिल्ट्रेशन नहीं बढ़ने वाला। तो इसलिए इस पे अगर अपन ऑस्मोटिकली एक्टिव डायूरेटिक्स देंगे तो उससे इसमें किडनी में इडीमा और कोज होगा, बल्कि कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए इसका यूज एक्यूट रीनल फेल्योर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया है, जबकि इंसिपिएंट रीनल फेल्योर में सही है। यहाँ पे लिख देते हैं इसका थर्ड यूज, इंसिपिएंट रीनल फेल्योर। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है इसके, जैसे पहला है सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज क्या हुआ, सेरिब्रल हेमरेज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, जबकि सेरिब्रल एडिमा में ये यूजेबल है। सेरिब्रल हेमरेज में इसलिए है क्योंकि उसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो चुकी होंगी। जैसे ब्रेन में अगर ब्लड वेसल ऑलरेडी रप्चर्ड है तो यहाँ से आपका मैनिटोल भी पास आउट होकर ब्रेन में एकत्रित हो जाएगा, और यहाँ पे खुद ऑस्मोटिकली एक्टिव है तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को फिल्ड करेगा, तो ये हेमरेज को बढ़ाएगा, सेरिब्रल हेमरेज को बढ़ाएगा, जबकि सेरिब्रल एडिमा में एडिमा को घटा रहा था। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सेकंड अपने अभी बताया ये अक्यूट रीनल फेल्योर, और इसका तीसरा भी होता है पल्मोनरी एडिमा में। पल्मोनरी एडिमा में भी वही है इसका, क्योंकि यहाँ पे ये और ज़्यादा एडिमा कोज करवाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट आपका डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और जो सेकंड है वो क्या करता है, वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो आपका नेफ्रॉन है उसका ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, यहाँ पे जो काम करेगा उस पे जो एक्शन करेगा, डायूरेटिक्स इफेक्ट करेगा, डायूरेटिक इफेक्ट करने वाले का क्या नाम होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स।
ये क्या करते हैं, इसके लिए देखते हैं। जैसे कि ये आपकी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल है, ये आपका ल्यूमेन है, ये पीटी सेल, यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल यानी ब्लड है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एंटीकोर्ट होता है। ये क्या करता है कि सोडियम को अंदर खींचता है बाहर से और हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंकता है। और यहाँ पे ल्यूमेन में SCO3 होगा, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, फिर से कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में ये बनेगा CO2 और H2। ये आपकी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल में चले जाएंगे दोनों के दोनों। और यहाँ पे CO2 और H2O फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाएंगे और एक बार फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनिक आयन में बदलेंगे। तो यहाँ पे एक चैनल होता है सोडियम और बाइकार्बोनिक आयन को ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाने के लिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो ये वाला था इसको, और जो ये वाला बना था अभी बाइकार्बोनिक आयन, इन दोनों को कहाँ पहुँचा देगा, ब्लड में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, ये सोडियम बाहर पड़ा रहेगा, आपका ये हाइड्रोजन अंदर पड़ा रहेगा और ये HCO3 आयन, HCO3 माइनस आयन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी यूरिनरी एल्कलोसिस कॉज करेगा, साथ ही डाइयूरेसिस भी कॉज करेगा, जिससे कि सोडियम और वाटर का लॉस होगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जो मेन फीचर थे वो क्या क्या होंगे, जैसे कि ये काम किस पे करता है, एप्सोन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। ये लॉस ऑफ SCO3 माइनस आयन और सोडियम आयन का करवाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ये SCO3 माइनस आयन का और सोडियम आयन का लॉस करवा रहा था, तो यहाँ लिख देंगे कॉजेज लॉस ऑफ सोडियम एंड SCO3 माइनस आयन इन यूरिन। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सोडियम कम हुआ, वो भी किसके साथ, H2O के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइयूरेसिस इफेक्ट बोलेंगे, डाइयूरेसिस जो भी बताए थे। और बाइकार्बोनिक आयन का भी लॉस करवा रहा है, तो ये क्या करवाएगा, यूरिनरी एल्केलोसिस, और इससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये चीज़ ये करवाता है। तो इसका एक क्या होता है, बॉडी में किडनी की एक मैकेनिज्म होती है जो इसको सेल्फली लिमिटेड कर देती है, वरना तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा यूरिनरी एल्केलोसिस हो सकता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इसलिए ये जो फंक्शन है इसका, ये क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है सेल्फ लिमिटिंग एक्शन। ठीक, ये कौन कौन सी ड्रग्स होंगी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की तरह काम करेंगी, इनके जरा नाम देख लेते हैं। ड्रग्स क्या क्या होंगी, एक एसिटाजोलामाइड, यानी जिनके जोलामाइड लगता है, जोलामाइड जैसे कि एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड,
डोरजोलामाइड ये होती है, जैसे एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड और एक होगी डोरजोलामाइड। ब्रिंजोलामाइड और डोरजोलामाइड दोनों की दोनों आई ड्रॉप्स के रूप में दी जाती है, गिव्स एज आई ड्रॉप्स। और एसिटाजोलामाइड ये ओरली और इंजेक्टेबल फॉर्म में दी जाती है, ओरली और इंजेक्टेबल फॉर्म।